दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए आज की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में खास करके जो बदलाव हो रहे हैं उन पर आज प्रकाश डाला है मैंने। ये सारी खबरें जो है वो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की हैं, लेकिन आपसे किस तरह जुड़ी हैं ये आपको डिटेल में पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और समझें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं तो हर खबर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है। और अगर कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंच पाती या आप किसी खबर तक नहीं पहुंच पाते तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और बाद में हो सकता है कि फिर बाद में आपको उस पूरी खबर को जानना जरूरी हो। इसलिए अभी जान लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सही रहेगा और दूसरों को भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे MPTT वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो इसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं। अब क्या बदलाव हो रहे हैं ये भी जानिए। वर्ग 3 परीक्षा के पहले भी काफ़ी ऐतिहासिक फैसले केंद्र सरकार ने लिए हैं, तो उनका वर्ग 3 की परीक्षा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बसेस भी चलना शुरू होने की बात हो रही है, तो क्या शुरू हो सकता है, कब तक शुरू हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक देश एक परीक्षा, यानी अब जो केंद्र सरकार है तो यहाँ पर एक देश एक परीक्षा का जो फॉर्मूला है वह अपनाया गया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इस पर बहुत लंबे वक्त से बात चल रही थी, लेकिन फिलहाल इसको मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब होगा क्या, भर्ती प्रक्रिया में सुधार होगा। हर साल सरकारी नौकरी की परीक्षाएं देने वाले 3 करोड़ युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। अब इसमें होगा क्या, ग्रुप बी और सी के लिए एक ही परीक्षा होगी। जैसे SSC होती है, रेलवेज़ के एग्ज़ाम होते हैं, IBPS जो बैंकिंग है उसके भी एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो इस तरीके के जो विभाग हैं वो जो एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट कराते हैं, अब वो क्या करेंगे कि एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक एग्ज़ाम देने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। उस एग्ज़ाम के बाद फिर ये जो भी विभाग हैं ये अपना सेपरेट टेस्ट लेंगे। आप मतलब बार बार आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो प्री होता है, जो मेंस होता है, या जितने भी 2-3 राउंड होते हैं, आपको सबसे पहले एक कॉमन राउंड देना है, यही जो इस एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा। और उसके अलावा फिर आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर वो ज़रूरी हुआ, विभाग ने चाहा तो। अदरवाइज़ वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल तक वैलिड भी रहेगा। और इसके साथ साथ अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि CET का स्कोर 3 साल तक मान्य रहेगा। राज्य और प्राइवेट सेक्टर साथ जुड़ सकेंगे। अब यहाँ पर चूंकि उन्होंने ओपन कर दिया था कि राज्य चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो पहला राज्य जुड़ रहा है वो मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में जो पहला राज्य होगा, हो सकता है ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, जो करंट अफेयर होता है उसमें जो पहला राज्य जुड़ने जा रहा है इस नई भर्ती प्रक्रिया में, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश इसमें जुड़ेगा और मध्य प्रदेश में भी जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें यह वैलिड होगा। और मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम से स्तर इसका थोड़ी सा ऊपर रहेगा और वैलिडिटी भी थोड़ी सी मतलब ज़्यादा रहेगी। इसलिए मान्यता तो ठीक है कि 3 साल तक रहेगी, लेकिन अगर कहीं पर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड लेकर जाया जाए और सेंट्रल का एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड लेकर जाया जाए तो उसको ज़्यादा मान्यता मिलेगी। इसलिए यह एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, पैटर्न सेम रहेगा जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जो भी सिलेबस रहेगा वो भी सेम होगा। तो आप लोगों को ये बार बार फॉर्म भरने से निजात मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। ये अलग अलग फॉर्म, जैसे रेलवे का अलग भरते हैं, SSC का अलग भरते हैं, IBPS का अलग भरते हैं, तो अब में से भी खासकर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग 1000 रुपये पहुँच जाता है। तो अब 1000 रुपये में ही तीनों एग्ज़ाम आपको देने को मिल जाएंगे, 3000 रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कहा गया है कि लगभग 1000 एग्ज़ाम सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो हर ज़िले में इसका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा। बहुत सारे इसमें जो भी सवाल आपके मन में उठते हैं, इसमें भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। क्या राज्य की एजेंसियाँ इसमें शामिल नहीं हैं? क्या NRA द्वारा संचालित CET क्वालिफाई करते ही नौकरी पक्की हो जाएगी? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें मैं आपको ये सेंड कर दूँगा, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं जो भी डाउट क्वेरी है, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी लोग, सबके पास पेपर भी आता है, ई-पेपर भी आता है, तो उन्हें जानकारी मिल गई होगी जो भी, लेकिन जितना उसका कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में। चूँकि बसेस तो हर जगह पे बंद हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी बसेस बहुत लंबे टाइम से बंद है। आपको पता है कोरोना के टाइम में लगभग 4 से 5 महीने होने को आए हैं। सारा काम रुका हुआ है, बसेस भी नहीं चल रही हैं, ट्रेन्स भी नहीं चल रही हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन के हिसाब से परमिशन तो पहले भी दे दी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जितने भी मालिक हैं बसों के, उनने क्या कहा था कि हम बस आपकी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलाएंगे, उसके हिसाब से हमारा ना तो खर्चा निकलेगा और हमें नुकसान होगा अलग। जब तक पूरी बस हम भरकर पूरी सीटें फुल करके नहीं चलाएंगे तब तक हम बसें नहीं चला सकते, आपकी परमिशन हो या ना हो।
अभी सरकार ने वो परमिशन भी दे दी है कि बसेस को भरकर चलाया जा सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतने उसमें यात्री भरकर बस चलाई जा सकती है। लेकिन मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये सब अपने साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही अभी टैक्स को लेकर बात फंसी हुई है। मतलब ये नहीं है कि प्रदेश में आज से बस चलेंगी तो चलना शुरू हो गई हैं, अभी बात टैक्स को लेकर भी फंसी है, क्योंकि बसेस अभी 3 से 4 महीने बंद रही हैं। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि हम टैक्स लें, और ये लोग हड़ताल पर हैं कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे या आधा टैक्स देंगे। ठीक है, तो 70 करोड़ रुपए बाकी है टैक्स का। ठीक है, तो टैक्स माफ़ करने का मामला भी चल रहा है, और अभी इस पर कोई बात बनी नहीं है। तो अभी बसें चलना शुरू नहीं हुई है, कब तक बात बनती है, कब तक बात नहीं बनती है, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त पर ही पता लगेंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं कि बसें जब चलना शुरू हो जाएंगी सबको पता चल जाएगा, लेकिन हमारे जो प्रयास होने चाहिए और आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, सबसे पहले यह होनी चाहिए कि अगर बसें चलना शुरू होती हैं कोरोना के हिसाब से, अब चूँकि कोरोना भले ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन अब चीज़ें सामान्य हो रही हैं, अगर बसें चलना शुरू होती हैं तो जिसका हवाला दिया गया था वर्ग 1 के सत्यापन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप लोगों को तुरंत उठ खड़े होना है। सत्यापन के लिए आपको जद्दोजहद करना शुरू कर देना है अपनी मांगें लेकर, और जो भी हमारा प्रयास है या हमारी कोशिशें हैं, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो और चाहे मुहिम चलाने के माध्यम से हो, हमें सबसे पहले प्रयास करना है वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कराने का, वर्ग 2 की प्रक्रिया को प्रारंभ कराने का। दस्तावेज सत्यापन पर सबसे पहले काम शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि वर्ग 3 की परीक्षा के पहले वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो एस्पिरेंट्स चले जाएंगे उनका कंपटीशन वर्ग 3 से कम हो जाएगा, और बेवजह उन्हें कोई प्रेशर भी नहीं झेलना पड़ेगा। ये जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, परेशानी होती है, वो एग्ज़ाम क्यों देंगे जब वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, तैयार ही रहें। बसेस चलना शुरू होंगी तो सबसे पहले यही कहना है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हो रही हैं और सत्यापन कराया जा सकता है, क्योंकि सत्यापन में एक सेंटर पर 500 या 1000 स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होते हैं, 20 से 25 ही उपलब्ध रहेंगे अगर अलग अलग टाइम में करेंगे। तो सत्यापन कराने पर हमारा जो भरजोर प्रयास है वो रहेगा। आप लोग मुहिम में जुड़ें, और चैनल से नहीं जुड़े चैनल से जुड़ें, क्योंकि जो भी अभी आगे प्रक्रिया होगी, जो भी अभी आगे देखने को मिलेगा तो आप लोग को बताएंगे चैनल और के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। भर्ती पहले होनी है, एग्ज़ाम बाद में कराने हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद करते हैं प्रदेश में कोरोना के केसेस की। तो देखिए, वर्ग 3 की परीक्षा को लेकर बार बार मैं इसलिए संदेह व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर प्रदेश में 976 मतलब लगभग 1000 राउंड फिगर में आप मानेंगे तो लगभग 1000 केस बढ़ना शुरू मतलब हो गए हैं, और भोपाल में 199 नए केस, मतलब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर 150 से 200 केस हर दिन मिल रहे हैं। और ऐसे में जबकि चीज़ें सामान्य है, ना तो स्कूल लग रहे हैं, मतलब कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है कि यहाँ पर कोई ऐसा खतरा होना चाहिए, लेकिन ये सामान्य सभी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए इतने केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कौन सा जिला रिस्क लेगा एग्ज़ाम कराकर, कौन सा शहर रिस्क लेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एग्ज़ाम आपके वर्ग 3 के होंगे, लेकिन हाँ ऐसा आपको ज़रूर लग सकता है कि बसेस चलने की बात आई है, यातायात शुरू हो जाएगा, तो आपको लग रहा होगा कि एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, 20 से 25 दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। मुझे नहीं लगता कहीं से भी ये एग्ज़ाम हो पाएगा, और अगर एग्ज़ाम कराने की बात सामने आती है तो आप लोग जितने भी वर्ग 3 के स्टूडेंट हैं उनके फ़ायदे के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि उनका भी प्रयास वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्टूडेंट के साथ शामिल हो जाने का होना चाहिए, क्योंकि आपका ही कंपटीशन कम होगा अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 में स्टूडेंट चले जाएंगे तो। और ये ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जो वर्ग 3 में भी हाई स्कोर करेंगे, तो आप लोग कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हो। अगर उन स्टूडेंट ने वर्ग 3 में कब्जा कर लिया, ठीक है, जितने भी 19,000 स्टूडेंट हैं वर्ग 1 में और 11,500 वर्ग 2 में हैं, तो वहाँ तो सीटें वैसे भी ख़त्म हो जाएंगी। और समस्या की बात ये होगी कि बाद में उन्हें जाना वर्ग 1 में ही है, भले ही वर्ग 3 में उनका अच्छा स्कोर हो, लेकिन वर्ग 1 की भर्ती पहले ही होगी वर्ग 3 से, तो वर्ग 1 में तो चले जाएंगे, तो वर्ग 3 में उनका स्कोर करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके स्कोर करने से स्टूडेंट बाहर जरूर हो जाएंगे। इसलिए सभी लोग एक साथ रहें, सभी लोग अपनी आवाज़ उठाएं। किसके लिए? पहले भर्ती होनी चाहिए, पहले सत्यापन होना चाहिए, उसके बाद वर्ग 3 की परीक्षा होनी चाहिए। मैं भी बार बार यही कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा के पहले क्यों जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, इसके संबंध में कोई भी आपको डाउट हो, सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में शामिल होंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ें सरकार के सामने पहुँचेंगी। जो हमारी मुहिम है उसमें ज़्यादा संख्या में लोग दिखेंगे तो सरकार पर प्रेशर बनेगा और भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद वर्ग 3 की परीक्षा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ग 1 और वर्ग 2 की भर्ती पहले ज़रूरी है। इससे यह भी क्लियर हो जाएगा ना कि केवल सरकार परीक्षा नहीं ले रही है, सरकार भर्ती भी कर रही है। इससे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हमारा प्रयास सबसे पहले यही होना चाहिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया है, जो स्टूडेंट परीक्षा दे चुके हैं वर्ग 1 की, वर्ग 2 की,
अभी कुछ नए नए नियम और ऐतिहासिक फैसले सामने आ रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा लिए जा रहे हों, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा लिए जा रहे हों। ऐसे में एक फैसला ये भी है, हालांकि ये नोटिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं लिखा था, लेकिन अगर कोई ध्यान नहीं दे पाए तो इस वीडियो से मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 संतान होंगी तो जा सकती है नौकरी। अब इसमें ये कहा गया है, एक कंडीशन इसमें लगाई गई है। मतलब ये नहीं कि जो नई भर्तियां होंगी उसमें ये देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसकी भर्ती 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान, ये जो इंदर सिंह परमार जी हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, इनने क्या कहा है, यह सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नहीं बल्कि सभी विभागों के लिए है। पहले यह सर्कुलर जारी हुआ था, विधानसभा में किए गए प्रश्न को लेकर जानकारी मांगी जा रही है। 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान वाले शासकीय सेवकों की जानकारी पहले भी मांगी गई थी। प्रावधान तो है लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन ये समझिए कि सरकार की इस पर नज़र जरूर है। तो नई भर्ती में तो कहीं से सवाल उठता नहीं है कि आपकी 3 संतान है तो सरकार आपको ज्वाइनिंग दे देगी। हो सकता है अभी जो भी खिचड़ी चले तो हो सकता सिलेक्शन भी हो जाए, ज्वाइनिंग भी हो जाए, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ये जो एनालिसिस होगा सरकार का इन सारी चीज़ों में, चाहे वो पहले की ज्वाइनिंग हो चाहे वो नई ज्वाइनिंग हो, अगर 3 संतान का केस सामने आता है तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी पर खतरा जरूर मंडरा रहा है, ये आप लोग समझ लीजिए। तो अभी जितने लोग भी प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, या जितने लोगों की शादी हो रही है, जो भी है, तो कोशिश यही करें, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो भाई 2 संतान ही रखें। छोटा परिवार सुखी परिवार है, और वैसे भी जितनी क्षमता आप लोगों के अंदर हो बच्चों की परवरिश करने की, पालने की, पोसने की, क्योंकि बेरोजगारी का दौर ऐसा है कि बच्चों के मत्थे पर आप लोग ठीक रहना फोड़ें कि बच्चे बेरोजगार हैं तो इसमें वो गुनहगार हैं या वो जो भी है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ लग्जरी इंसान ऐसे हैं कि उनके बच्चे कुछ आसमान से ऐसी जड़ी बूटी खाकर पैदा होते हैं कि केवल उनका सिलेक्शन, जो दशा पूरे राज्य में पूरे देश में होगी बेरोजगारी की, उससे कहीं ना कहीं आपका परिवार भी ग्रसित होगा, उसका असर आपके परिवार पर भी पड़ेगा। तो इसमें ऐसे में आप अपने बच्चे को सबसे अलग नहीं छोड़ सकते कि इसका दोषी वो है, इसका दोषी कहीं ना कहीं सिस्टम है, सरकार है, कार्य प्रणाली है। इसलिए आप में क्षमता हो तो बच्चे पैदा करें, ठीक है, उनका भरण पोषण करें, कहीं ना कहीं उनके कैरियर को लेकर सोचें कि आप उनका कैरियर बना सकते हो। अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो आप उसे सपोर्ट कर सकते हो, आप उसे सहयोग कर सकते हो, तभी बच्चे पैदा करें। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से परिवार ऐसे हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में, कहीं रिश्तेदारी के प्रेशर में दिन रात ताने मारते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, पता नहीं उन्हें ऐसे बना देते हैं जैसे वो खुद अपने द्वारा पैदा हो गए हैं, और ज़बरदस्ती, मतलब ये माँ बाप चाहते ही नहीं थे उन्हें पैदा करना। तो भाई पैदा आप लोगों ने किया है ना, उसने थोड़ी कहा था कि आप मुझे पैदा कीजिए। इसलिए आप लोग समझें इस बात को, ज़बरदस्ती के ताने ना मारें, बेवजह स्टूडेंट को परेशान न करें, उन्हें पर्याप्त मौके दें। जब सरकार नौकरी नहीं निकालेगी, सरकार 2-2, 3-3 साल में भर्तियां नहीं करेगी, तो एज, ऐसा तो है नहीं कि उम्र बढ़ना रुक जाती है कि उम्र नहीं बढ़ेगी, और फिर सरकार क्या करती है कि उम्र भी कम, मतलब कुछ ऐसे जनरल कैटेगरी की उम्र को भी कुछ फिक्स करके रखा है, कहीं 30 साल, कहीं 28 साल, कहीं 32 साल, कहीं 35 साल, कहीं 40 साल। तो अगर करना है आपको, ये ताने मारने हैं या आपको बकवास करनी है, तो आप लोग पूरी जितने भी रिश्तेदार है, समाज है, सोसाइटी है, ये जितने भी गार्जियंस हैं, ये अपनी एक यूनिटी बनाकर सरकार को ब्लेम कीजिए, सरकार को, सिस्टम को सुधारने की बात कीजिए। अपने बच्चों को ज़बरदस्ती टॉर्चर मत कीजिए, माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। उन्हें जितना मानसिक सहयोग आप देंगे, जितनी आर्थिक सहायता आप उन्हें देंगे, जितना आप उनसे जुड़ेंगे, अच्छी बातें करेंगे, उन्हें ये महसूस कराएंगे कि आप उनके साथ हैं, उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप माहौल बहुत ज़्यादा निराशाजनक बनाएंगे तो इसमें नुकसान आपका ही है, ठीक है, और बच्चों का भी नुकसान है। इसलिए आप सब लोग से मेरी विनती है, विनम्र निवेदन है, जितने भी ये गार्जियन से वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज़रा संयम से काम लें, जितना सहयोग आप दे सकते हैं उतना दीजिए। बच्चे आपके हैं, भविष्य उनका बनना है। कोई भी ऐसा फैसला कोई ना ले ले जिससे ज़िंदगी आपकी तबाह हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े, कोई भी ऐसा ना करे, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है। समय भी बदलता रहता है, वक्त तो बदलता ही बदलता है, तो आप लोग आगे भविष्य में बहुत कुछ करेंगे, बस मेहनत करते रहें, इनपुट डालते रहें और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चारों खबर मैंने आपको बता दी जो बताना बहुत ज़रूरी थी। खबरें तो और भी हैं, कुछ स्पेशल वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, ठीक है, उनमें आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताना है बहुत अच्छे से, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग नए हों, चैनल से जुड़े ना हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये महत्वपूर्ण खबरें दूसरों को भी जानना जरूरी है, मुहिम में शामिल होना जरूरी है, और क्या जरूरी है उनके लिए ये भी वो इस वीडियो से समझ जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई डाउट है अगले वीडियो में आपका डाउट, प्रश्न, जो भी क्वेश्चन है उसको मेंशन कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दी है, उससे लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट जुड़ना 9981167757 पर ऑडियो मैसेज कर दें। महिलाएं तो महिला ग्रुप में जोड़ देंगे, पुरुष हैं तो पुरुष ग्रुप में जोड़ देंगे। जिस एग्जाम के लिए भी आप जुड़ना चाहते हैं उसके ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी जानकारी आपको मैं आगे दे रहा हूँ। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं
उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगे। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।